हमारे साथ ऑल इंडिया अग्रगामी किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राघव शरण शर्मा जी हैं। भारतीयों ने जो लंबा संघर्ष किया उसमें 1857 का जो स्वाधीनता आंदोलन था वो सबसे महत्वपूर्ण है, किंतु इसके बावजूद भी जगह जगह लगातार आंदोलन होते रहे। ये बात अलग है कि कांग्रेस की स्थापना जिस ब्रिटिश हुकूमत के सहयोग से हुई थी उसको ही आज़ादी की जो पूरी की पूरी लड़ाई है और आज़ादी मिली उसका योगदान, उसका श्रेय उसका श्रेय कांग्रेस को ही दिया जा रहा है। तो जो स्वाधीनता की लड़ाई थी उसके हर कोई अपने लिए अलग अलग मायने समझ रहा था। ज़मींदार को लग रहा था कि उसकी ज़मींदारी बढ़ेगी, जो सूदखोर था उसको लग रहा था उसका धंधा बढ़ेगा, मुनाफाखोर को अपना लग रहा था कि उसका मुनाफा बढ़ेगा। किंतु जो 90% मजदूर किसान थे वो तो अपनी जो बदहाली थी, आर्थिक बदहाली और शोषण, उससे मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे थे। जो 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली वो सत्ता का हस्तांतरण है और आज भी जो आज़ादी के लगभग 65 साल के बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित लगभग 350 कानून आज भी हमारे पूरे के पूरे राष्ट्रीय जो प्रशासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, उसको संचालित कर रहे हैं। तो हम राघव शरण शर्मा जी से ये पूछना चाहेंगे कि वे बताएं कि ये पूरा का पूरा जो स्वाधीनता का आंदोलन था वो कितना सफल रहा, उसके जो उद्देश्य थे वो कितने पूरे हुए और आज हमारे सामने क्या विकल्प है और हमारे सामने क्या रास्ता है ताकि हम वो उस जो आज़ादी की लड़ाई थी, जो हमारे ध्येय थे, उसे प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ऐसा है कि यूरोप वाले जेरूसलम को वापस लेने के लिए 300 साल अरब मुल्कों से लड़े और इसके बावजूद भी जेरूसलम न छीन पाए। तो समूचा यूरोप इकट्ठा हो गया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, और तब भी जब वो न छीन पाए तो उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, हम क्यों अरबों से हार गए। तो उन्हें समझ में आया कि अरबों के पास विज्ञान है, साइंस है और हमारे पास साइंस नहीं है। तो लोग फिर साइंस के खोज में जुड़ गए। तो साइंस के खोज में जुड़ गए तो वहाँ पर गैलीलियो आए, कोपरनिकस आए, न्यूटन आए। और दूसरा, अरबों से भले उनकी जीत न हुई हो, लेकिन अरबों से लड़ने के क्रम में उनका दुनिया से परिचय हो गया और दुनिया से परिचय होने से व्यापार का रास्ता वो खोल लिए। और व्यापार का रास्ता जब खोज लिए, भारत आने का, चीन आने का आसान रास्ता समुद्र से, तो उनके बड़े बड़े नगर यूरोप में, वेनिस और ये सब खड़े हो गए। तो वहाँ पर इस बल पर औद्योगिक क्रांति शुरू हो गया और औद्योगिक क्रांति शुरू हो गया तो उसके ताकत से अब वो दुनिया को गुलाम बनाने निकल गए। तो छोटे छोटे मुल्क भी पीछे न रहे। स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, सबके उपनिवेश थे। इंग्लैंड और फ्रांस के तो थे ही, मगर इंग्लैंड के उपनिवेश और अन्य मुल्कों के उपनिवेश में यह फर्क रहा कि इंग्लैंड राज किया भारत ऐसे मुल्क में जहाँ, तो वहाँ पर कई लाइन ऑफ डिफेंस खड़ा किया, अपने मित्र भी पैदा किए। मगर फ्रांस या और दूसरे लोग जो उपनिवेश बनाए, इस तरह का काम वो न कर पाए। नतीजा हुआ कि उनमें से किसी का कॉमनवेल्थ न बना, न फ्रांस का बना, न हॉलैंड का बना, न बेल्जियम का बना, न स्पेन का बना, न पुर्तगाल का बना, किसी का नहीं बना। और अंग्रेजों का कॉमनवेल्थ बन गया और अभी भी अस्तित्वमान है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अंग्रेजों ने कई लाइन ऑफ डिफेंस खड़े किए थे। एक था उनका लाइन ऑफ डिफेंस रजवाड़ा, राजा लोग। राजा लोग समझते थे कि अंग्रेज है तभी तक हमारा अस्तित्व है,
ये हट जाएगा तो जनता हमको विदा कर देगी, और जो अयाशी करते हैं और शिकार उकार में टाइम बर्बाद करते हैं, तो यह मेरा विलास के सब साधन छीना जाएंगे। तो अंग्रेज रहेंगे तब तक रजवाड़ी भी बनी रहेगी, नवाबी बनी रहेगी, राय बहादुरी बनी रहेगी, खान बहादुरी बनी रहेगी। और इसी पर वो संतोष न किए, दूसरा लाइन ऑफ डिफेंस खड़ा किए लैंड होल्डर्स एसोसिएशन, जमींदारों का। बिहार के लॉर्ड सच्चिदानंद सिन्हा और सर सीपीएन सिन्हा इसके बड़े नेता थे। और इसके बाद तीसरा लाइन ऑफ डिफेंस वो खड़ा किया मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा। इस तरह के संगठन विक्टोरिया रानी की जय बोल करके खड़े किए गए थे। और इसके बाद भी वो लाइन ऑफ डिफेंस का घेरा वृत्त बढ़ाते चले गए। और जैसा कि हंसराज रावत ने लिखा है, धर्मेंद्र गौड़ सीआईडी ऑफिसर के हवाला से, कि गांधी और नेहरू को भी अंग्रेजों ने प्लांट किया था। तो यहाँ जो संसदीय लड़ाई चल रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, इस संसदीय लड़ाई का पैरामीटर भी अंग्रेजी डिसाइड करते थे। उन्हीं के बनाए फ्रेमवर्क के अंदर वो लड़ाई चलती थी, मुद्दा भी वही सुझाते थे। नकली नील का आविष्कार हो गया तो उन्होंने कहा कि जाओ नील आंदोलन करो। अब तो बाजार का आम नील आ गया, अब तो इसे ऑटोमेटिकली खत्म होने जा रहा है। तो ऐसे खत्म होते मुद्दे से, जिनसे किसानों को कोई मतलब नहीं था, कुछ लोग आंदोलन करके किसान नेता बन गए। और नीलहे जो ज़मीन बेचे, उस ज़मीन में चीनी फैक्ट्रियाँ और सब चीज़ें खड़ी हो गई, कपड़ा मिल और सब चीज़ें। तो भारतीय पूंजीवाद को जड़ पकड़ने में मदद मिला और भारतीय पूंजीपतियों ने इसे अपने फायदे की चीज़ समझा। फिर स्वदेशी आंदोलन भी अंग्रेजे चला रहे थे भारत का। यूट्यूब पनडुब्बी जब निकल गया जर्मनी का, तो इंग्लैंड से माल लाना भारत में मुश्किल हो गया। तो उन्होंने दूसरा रास्ता सोचा कि यहाँ के व्यापारियों को मदद करके और यहीं माल तैयार करके और अन्य जगहों पर और भारत में भी बेचा जाए। तो उन्होंने टाटा को, बिरला को, बालचंद को, सारे सेठों को प्रोत्साहित किया कि तुम कारखाना लगाओ। और भारत में चीनी मिल, कपड़ा मिल सब लगना शुरू हो गया। और डिसाइड हो गया कि महीन कपड़ा मैनचेस्टर के व्यापारी लगाएंगे और मोटा कपड़ा लंकाशायर के व्यापारी भारत में लगवाएंगे। तो लंकाशायर के व्यापारी को फायदा हुआ कि मशीन और इंजीनियर बिके और भारत में फिर स्थापित हो गए लोग राष्ट्रीय नेता के रूप में। लेकिन स्वदेशी आंदोलन भी अंग्रेजे चला रहा था। तो भारत के संसदीय लड़ाई का पैरामीटर अंग्रेज तय कर रहे थे। और उतना पर भी नहीं, कुछ जो लोग सेक्टेरियन पॉलिटिक्स कर रहे थे जात और धर्म के, वो भी अंग्रेज का लाइन ऑफ डिफेंस था। मैं नाम लेना नहीं चाहता। और जो पुराने मोड ऑफ प्रोडक्शन के वकालत कर रहे थे बड़े नेता, पुरानी उत्पादन प्रणाली, तो उस उत्पादन प्रणाली से इतना कपड़ा बन ही नहीं सकता था कि भारत के 40 करोड़ जनता के तन ढक दे। तो झंक मार करके विदेशी कपड़ा के बाजार ही बनता। और यहाँ जो कपड़ा मिल बनता वो भी विदेशी मशीन और इंजीनियर से बनाए जाते। तो कुल मिला करके मक्खन विदेशी लेते, फायदा विदेशी को होता। तो इस तरह से यहाँ उस दौर में पूंजीवाद ग्रो कर रहा था। और जब लोग क्रांतिकारी मूवमेंट में जाने लगे तो अंग्रेजों को 1857 और बिरसा मुंडा तरह के आंदोलन से बड़ा डर लगता था। तो उनको भी डाइवर्ट करने के लिए अंग्रेजे एक ऐसा सेंटर खोल दिए जहाँ लोग मार्क्सवादी साहित्य पढ़ें, बहस करें, प्रवचन करें, लेख लिखें, आपस में क्लब ऐसा बुद्धि के वेश्यावृत्ति करें, दिल बहलाव करें। और इसका जिम्मा नेहरू को दिया गया। और जेडे अहमद कम्युनिस्ट नेता अपने आत्मकथा में लिखते हैं कि हम लोग नेहरू घर रहते थे और वहाँ से हम लोग को जो कुंवारे थे 60 रुपया महीना और जो विवाहित थे 75 रुपया महीना मिलता था। तो इस तरह से क्रांतिकारी स्पिरिट को बधिया कर दिया जाता था और प्रवचन में डाइवर्ट कर दिया जाता था, एक्शन से हटा करके वाद विवाद में फंसे रहे। तो अंग्रेज कई लाइन ऑफ डिफेंस खड़ा किए।
फिर कांग्रेस के अंदर एक और जो समानांतर संगठन खड़ा हुआ जिंजर ग्रुप के खिलाफ, जिंजर ग्रुप के नेता पटेल थे, तो उसके खिलाफ जो खड़ा हुआ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो उसके भी नेता घूम फिर करके उसी ऑर्बिट में आ जाते थे। वो सब के बड़े भाई नेहरू थे, लोहिया के, जयप्रकाश के, नरेंद्र देव के। और नेहरू जब गांधी जी घर आत्मसमर्पण कर देते थे तो फिर वो लोग भी आत्मसमर्पण कर देते थे। तो बात घूर फिर करके फिर वहीं पहुंच जाती थी। तो कोई नरम तरीके से, कोई गर्म तरीके से, जितने तरह के आंदोलन भारत में चल रहे थे, ये सब का सूत्र संचालन अंग्रेजे के हाथ में था। नतीजा जब वो जाने लगे तो संसदीय राजनीति जितने दल कर रहे थे वे सब अंग्रेजों को अपने मित्र के रूप में देख रहे थे, दुश्मन के रूप में नहीं देख रहे थे। तो अंग्रेजों को इससे बड़ी सहूलियत हुई। और ऐसे तो उन्होंने डिक्लेयर किया था कि जून 48 में जाएंगे, लेकिन वो चले गए 15 अगस्त 47 को। तो कौन सी ऐसी कंटीजेंसी हो गई, कौन सी ऐसी बात हो गई कि अचानक वो पहले ही चले गए? तो इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। पहले चले गए कि उस समय नौसेना का विद्रोह फूट गया था एसएम खान के नेतृत्व में, कराची में, बम्बई में, और उसके समर्थन में चारों तरफ हड़ताल हो रहा था। नभसेना का भी दमदम में विद्रोह हो चुका था। पुलिस भी जगह जगह, जैसे बिहार में रामानंद तिवारी, पुलिस का भी विद्रोह जारी था। और किसान आंदोलन नए सिरे से चारों तरफ शुरू हो चुका था, तेलंगाना हो, तेभागा हो, बढ़ैया हो। और मजदूर हड़ताल भी परवान पर था, और छात्र और युवक तो असंतोष में थे ही। तो पूरा देश उबल रहा था। अंग्रेज देख रहे थे कि इनके पास एक नेतृत्वकारी शक्ति आज़ाद हिंद फौज के रूप में है, मगर कोई मान्य नेता अभी न है। अगर हम देर करेंगे तो मान्य नेता इनको मिल जाएगा। तो उन्होंने फिर दूसरा 1857 झेलने के जगह यह पसंद किया कि समय रहते निकल जाए। और वर्ल्ड वार में उनकी हालत खराब हो गई थी, जर्जर हो गई थी। अभी हालत में न थे कि एक नया 1857 झेलते। और दुनिया के नक्शे पर, राजनीतिक रंगमंच पर दो महाशक्ति रूस और अमेरिका इस तरह के पैदा ले लिए आ गए कि वो दुनिया को गुलाम नहीं रहने देते। दुनिया तो पुराने यूरोप के हाथ में बटी हुई थी, और अमेरिका का कोई एक फिलीपाइंस को छोड़ के कोई उपनिवेश नहीं था, और रूस का भी कहीं कोई उपनिवेश नहीं था। तो इनको तो दुनिया के आज़ाद होने से फ्री मार्केट वर्ल्ड का हाथ लग जाता। तो ये लोग भी दबाव डाल रहे थे। तो विश्व की परिस्थिति भी ऐसी थी, और खुद इंग्लैंड की हालत जर्जर हो गई थी। इंग्लैंड के अंदर चर्चिल, महामहिम सेकेंड वर्ल्ड वार के लीडर, उनको हटा करके लोगों ने इटली को लाया था। चूँकि चर्चिल को रखते तो ये तय था कि वहाँ कम्युनिज्म हो जाता। तो लोग सोचे कि कम्युनिज्म रोकने का तरीका है ऐसा आदमी लाएं जो बात समाजवाद के करे, लेकिन पूंजीवाद के विकास के रास्ते में बाधा न खड़ा करे। तो इस तरह के आदमी इटली थे, मजदूर दल था। और उसी के अनुसार यहाँ नेहरू का चुनाव हुआ। नेहरू को चुना गया, हालांकि नेहरू अल्पमत में था, कोई प्रदेश कांग्रेस कमेटी इनके पक्ष में न थी। 13 कांग्रेस कमेटी पटेल के पक्ष में थी। तो भी नेहरू चुने गए कि पूंजीवाद के हित में साम्राज्यवाद ने सोचा कि नेहरू ही क्रांति को, आसन्न क्रांति को टाल सकता है, समाजवाद के नारा लगा करके, युवक को अपने तरफ खींच करके। तो बहुमत रहते हुए भी पटेल दरकिनार कर दिए गए, और नेहरू का चॉइस जो अंग्रेजों का था वो विवश होकर गांधी को भी उस पर मुहर लगानी पड़ी। और टाटा बिरला भी यही सोच रहे थे कि गांधी से अब तक तो फायदा हुआ कि वर्ल्ड वार में सप्लाई ठेका हम लोग को अंग्रेजों से मिल जाया करता था, लेकिन अब आगे गांधी का बोझा ढोना हम लोग के वर्गीय हित में नहीं है। तो नेहरू समाजवाद के आड़ में पूंजीवाद को इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, आधारभूत मूलभूत संरचना देगा, उससे हमारा पूंजीवाद ग्रो होगा। तो नेहरू के नेतृत्व में सारे कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और साम्राज्यवादी ये सब नेहरू के पक्ष में खड़े हो गए, और पटेल भी वॉलंटरली अपना दावेदारी पीछे हटा लिया। तो यह वह परिस्थिति थी। 15 अगस्त का और एक कारण हो गया कि अंग्रेजों ने जब कहा कि अब तो हम जा रहे हैं तो तुम लोग फरिया लो,
तो इस पर बैभल बहुत कोशिश करते रह गए, मगर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता न हो सका। कैबिनेट मिशन प्लान आया, समझौता हो गया, तो तुरंत नेहरू बैकआउट कर गए। लियाकत अली और नेहरू के दस्तखत हो गए भारत को यूनाइटेड रखने पर। इसके बावजूद भी नेहरू एक संशोधन डाल के गांधी के कहने से बैकआउट कर गए, पीछे हट गए, तो मुस्लिम लीग में ने भी उसे रद्द कर दिया। तो इसके बाद फिर मामला फंस गया स्टैंड स्टील में, या और डिटोरेटिंग हो गया, कटुता बढ़ गई मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच। तो अंग्रेजों ने कहा कि तुम लोग अपना हरिया लो, लेकिन ऐसा कुछ सूझ नहीं रहा था किसी को कि किस आधार पर फरियाएगा। जिन्ना थे कि प्रांत ऑटोनोमस रहेगा और सेंटर फेडरल होगा, गांधी थे कि प्रांत कमजोर रहेंगे और सेंटर स्ट्रॉन्ग होगा। अब दो स्टैंड व्यू पॉइंट थे, दो स्टैंड अलग अलग थे, तो उसमें तो कहीं बीच बचाव, कहीं कोई रास्ता समाधान था ही नहीं, और अंग्रेज इसको लंबे समय तक चलने देना नहीं चाहते थे। तब उन्होंने नेहरू को कहा कि हम अब जा रहे हैं, और उन्होंने नेहरू को अपना एक ब्लूप्रिंट दिखाया जो उनके पास योजना थी कि हम पैरामाउंसी लैप्स होने पर जो रजवाड़े हैं वो सबको आज़ाद कर देंगे। तो भारत चाहे 700 भाग में बटे चाहे 7 भाग में बटे, इसकी जवाबदेही अब हमारी नहीं रहेगी, और आप चाहे जीमा लें शासन चलाने का चाहे मत लें, अब हम तो चलें। तो इससे नेहरू डर गए। नेहरू डर गए तो कई किताबें हैं, बीपी मेनन की किताब है, कई किताबें हैं इस संबंध में। तो फिर माउंटबेटन के कहने पर उनकी पत्नी एडविना नेहरू से बात करने गई, और दोनों शिमला के ठंडक में तालाब में नहाते हुए एक रास्ता निकाल लिए, और रास्ता निकला कि नेहरू ने वचन दिया कि हम कॉमनवेल्थ के मेंबर रहेंगे। तो माउंटबेटन को यह वचन जरूरी था। यह वचन जब हो गया तो माउंटबेटन के पास वीपी मेनन और क्रिस मेनन का तैयार एक दूसरा ब्लूप्रिंट था। उस ब्लूप्रिंट को उन्होंने निकाला कि इंडिया और पाकिस्तान के 2 डोमिनियन होंगे। तो बात तय हो गई कि 2 रहेंगे और रजवाड़े स्वतंत्र नहीं होंगे, उनको भारत या पाकिस्तान में जाना पड़ेगा, ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी का ख्याल रख के और पब्लिक के इच्छा का ख्याल रख के। ये 2 ख्याल रख के राजा को चाहे भारत या चाहे पाकिस्तान कहीं मिलना पड़ेगा, वो स्वतंत्र नहीं रहेंगे, उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर पैरामाउंसी लैप्स होने के बाद साइन करना होगा। तो यह संसदीय नेताओं को पसंद आ गया कि कम से कम रजवाड़ों का जितना इलाका हमारा पाकिस्तान में जा रहा है उतना इलाका हमको अब मिल जा रहा है बिना प्रयास के। राजाओं के पास तो कोई फौज थी नहीं, केवल बॉडीगार्ड रहते थे। फौज तो रेजिडेंसी में कैंटोनमेंट में अंग्रेजों के पास था, तो रजवाड़े तो विद्रोह करके भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, जनता ही उनके संपत्ति को लूट लेती, वो कहीं के नहीं रहते। लेकिन तब भी एक नया नया भारत खड़ा हो रहा था, झगड़ा किसी ढंग से सुलझ जाए, टल जाए। तो माउंटबेटन ने जब यह रास्ता सुझाया तो नेहरू को इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और पटेल तो पहले ही से तैयार बैठे थे। पटेल क्यों तैयार बैठे थे कि जब लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे और टैक्स लगा दिए गैर मुस्लिम बड़े सेठों पर 20, तो वो सब दौड़े हुए गए पटेल के पास कि हम लोग तो कंगला हो जाएंगे। पटेल कहा कि सो कैसे, तो हम लोग पर भारी टैक्स लगा, यही सिलसिला जारी रहेगा तो हम लोग तो कहीं के न रहेंगे। पटेल बोले कि नेहरू से बात कर लो। ये लोग नेहरू के पास गए। नेहरू कहे कि हम लियाकत अली से पूछते हैं। लियाकत अली से नेहरू पूछे तो लियाकत अली बोले कि ऐसा नहीं है कि हमने गैर मुस्लिमों पर टैक्स लगाया है। 1 से 20 तक जितने बड़े सेठ थे, चाहे किसी धर्म को, हमने उन पर टैक्स लगाया है, और यह तो आप ही का सिद्धांत है समाजवादी। तो अब नेहरू को मियाँ की जूती मियाँ के सर, अब समाजवाद वो प्रवचन के लिए बोलते थे, लेकिन अब उसी हथियार से लियाकत अली तो निरुत्तर हो गए। नेहरू अपने समाजवाद को तिरस्कार इनकार कैसे कर सकते थे। तब हो जाता है कि सेठों के आदमी हैं, तो अपना इमेज बचाने के लिए वो चुप्पी साध लिए। ये सब सेठ दौड़े हुए गए पटेल के पास। पटेल पूछा कि नेहरू क्या बोलता है, तो नेहरू कुछ नहीं बोलता है, चुप है। तो उसी समय पटेल ने माइंड मेकअप कर लिया कि ऐसे यूनाइटेड इंडिया से अच्छा डिवाइडेड इंडिया है।
ये बातें मौलाना आज़ाद की किताब में इंडिया इज फ्रीडम, और पटेल के दाहिना हाथ एनवी गेटगिल की किताब में है इनसाइड द गवर्नमेंट, और अब तो कई जगह आ गया है। तो पटेल पहला आदमी था, माउंटबेटन की भी आत्मकथा में है कि जब वो भारत आए तो कमज़ोर नस्ल भारत का संसदीय नेताओं में कौन सबसे कमज़ोर साबित होगा जो माउंटबेटन की योजनाओं में शरीक हो जाएगा। तो लिखते हैं अपने आत्मकथा में कि वह व्यक्ति पटेल था। तो पटेल पर वर्क करना शुरू कर दिया माउंटबेटन ने, और पटेल के पास हिंदुत्व वाले विचारधारा के वीपी मेनन को पोस्ट कर दिया, लियाकत अली के पास मोहम्मद अली चौधरी आईसीएस को पोस्ट कर दिया, और नेहरू के साथ एडविना माउंटबेटन थी ही, और गांधी जी के प्रार्थना सभा में माउंटबेटन की दोनों बेटियां रहती थी। इस तरह से माउंटबेटन सबों का दिमाग, सबों का माइंड, सबों के योजना बिल्कुल करेक्टली रीड कर लेते थे। तो माउंटबेटन ने जब योजना रखा तो जिन्ना बिल्कुल भड़क गए। जिन्ना भड़क गए तो माउंटबेटन गुस्सा हो गए, बोले कि हम कल मीटिंग में रखेंगे और आपको इसकी स्वीकृति देनी होगी। जिन्ना बोला कि मैं बगैर मुस्लिम लीग के मीटिंग किए हुए स्वीकृति कैसे दे सकता हूँ। माउंटबेटन कहे कि आप पहले कहते थे कि मुस्लिम लीग कुछ नहीं है, जो है सो मैं हूँ, अब मुस्लिम लीग की बात कहाँ से आ गई? पहले आप लीडर थे मुस्लिम लीग के, आज आप तो अब जो हो, लेकिन बगैर मीटिंग के मैं नहीं कुछ कह सकता। तो न तो मुस्लिम लीग का मीटिंग हुआ, न जिन्ना ने लिखित या भरबल आश्वासन दिया माउंटबेटन को। तो माउंटबेटन ने कहा कि जब हम अनाउंस करेंगे कल तो आपका सर हिलना चाहिए। माउंटबेटन जब अनाउंस किए अब ताके जिन्ना तरफ, तो जिन्ना का सर बिल्कुल नहीं हिला। दूसरा बार फिर माउंटबेटन जिन्ना के तरफ ताके तो जिन्ना, लिखते हैं माउंटबेटन अपनी आत्मकथा में, जिन्ना का सर इतना कम हिला कि वह हाँ में था कि न में था कह पाना मुश्किल है। और कांग्रेस के तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत हुआ। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी से बंटवारा का प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन कांग्रेस महासमिति में इसका जबरदस्त विरोध हो गया। अलगू राय शास्त्री, चौथीराम गिडवानी, गोपीनाथ बारडोली और अब्दुल घनी